वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 28 अगस्त 2020 है और 28 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए गुजरात जो है सही है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में गुजरात पहले स्थान पर है, वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा है। परवर्ती राज्यों में उत्तराखंड रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 ऐसे मैदानी राज्य हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। नीति आयोग के इस निर्यात तत्परता सूचकांक में राज्यों को 4 महत्वपूर्ण मानदंडों पर रैंकिंग दी गई है। निर्यात को लेकर राज्यों की नीति, व्यावसायिक अनुकूलता, निर्यात से जुड़ा पूरा तंत्र और निर्यात क्षेत्र में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, यह देखा जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात जो है 241 अमेरिकी डॉलर है, जबकि यह आंकड़ा दक्षिण कोरिया में 11,900 डॉलर है और चीन में 18,000 डॉलर है। इसलिए भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की विशाल संभावनाएं हैं। भारत का वस्तु निर्यात वर्ष 2016-17 में 275.9 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 2017-18 में 303.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण देश के निर्यात कारोबार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों की औसत आय दोगुनी हो गई है? फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों की औसत आयु दोगुनी हो गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यह जो है CRISIL रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर CRISIL रिपोर्ट जो है सही है। CRISIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों की औसत आयु दोगुनी हो गई है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीनों में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिमाह औसत आय लगभग 1,000 प्रतिमाह होकर तकरीबन दोगुनी हो गई है। सरकार की मनरेगा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जुलाई की अवधि में कार्य निष्पादन व्यक्ति दिनों के संदर्भ में 46% की वृद्धि देखी गई है। मनरेगा में प्रति व्यक्ति की जो वृद्धि है वह 46% की देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान औसत वेतन मजदूरी में 12% की वृद्धि की गई है। मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत लॉकडाउन की वृद्धि हुई है? लॉकडाउन में तो 12% की वृद्धि हुई है।
इस योजना का प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और उड़ीसा में अधिक देखा गया है, जहां पहले 4 महीनों में कार आवंटन में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2020-21 के तहत इस योजना के लिए 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। मनरेगा के तहत जो है पहले बजट में 61,500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के बीच जो है इसमें 40,000 करोड़ रुपए और वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए जो टर्नओवर है इससे टर्नओवर वाले कारोबारों को इससे बाहर रखने का फैसला लिया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 40 लाख रुपए सही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की जो लिमिट थी वह 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकती हैं, जो उन्हें सिर्फ 1% टैक्स ही अदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो नेपाल में जो है 3800 साल पुरानी जो है किराट देवी की मूर्ति मिली है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर नेपाल जो है सही है। नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति जो है नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है, किराट देवी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो केंद्र सरकार जो है खाद्य पदार्थों में से या सामग्रियों में से ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% करने जा रही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 2% सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियमन लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके अलावा वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और वर्ष 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो SBI का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर SBI सही है। SBI में चेयरमैन का 1 पद और मैनेजिंग डायरेक्टर के 4 पद होते हैं। अश्विनी भाटिया जो है चौथे MD बनाए गए हैं। इससे पहले CS शेट्टी, अजीत बसु, दिनेश कुमार और खार MD जो है इसके डायरेक्टर मैनेजमेंट बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा डायरेक्टर के 9 पद होते हैं। अश्विनी भाटिया को 31 मई 2022 तक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो रजनीश कुमार हैं और स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कि किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2022 को 1 साल पूरा
किया है। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-2 ने जो है 1 साल जो है अपना पूरा कर लिया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर चंद्रयान-2 जो है सही है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा है। इसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को यह चांद की कक्षा में पहुंचा था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से इसका लैंडर और रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी सही से काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भेज रहा है। अब इसरो चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहा है। इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है और इसके निर्देशक जो हैं के सिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की किस सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? तो चीन के साथ यह 75,000 करोड़ रुपए का करार खत्म करने का, करार मतलब समझौता खत्म करने का फैसला लिया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए चीन सही है। इस समझौते के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन शिनसेन के साथ फरवरी 2019 में समझौता किए थे। सऊदी अरब के बारे में जानेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी हैं। क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान हैं। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।